हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं पैटर्न अलाउंसेस एंड पैटर्न मटेरियल्स के बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक पैटर्न को कोप और ड्रैग में डाल के एक मोल्ड तैयार कर लिया जाता है, एक सांचा तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद हम उसमें मोल्टन मेटल को डाल के अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जब हम उसमें हॉट मोल्टन मेटल डालते हैं तो मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ में, उसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि वो श्रिंक कर जाता है, वो डिस्ट्रॉट कर जाती है शेप, वो शेप जो है कभी कभी सही से नहीं आ पाती। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है, वो पैटर्न को जब सेट करते हैं सैंड के अंदर मोल्ड बनाने के समय, तब जो ये ध्यान रखना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पैटर्न अलाउंसेस। यानी कि पैटर्न को कुछ चीज़ें इस तरह से देना, इस तरह से सेट करना, ताकि जो हमारा मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन होने के बाद प्रोडक्ट निकले उसको हम सही से इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ना हो कि वो सॉलिडिफाई होने के बाद प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाए, वो रिजेक्शन में चला जाए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न अलाउंसेस हैं और कैसे वो आ जाते हैं इन पैटर्न सेटिंग या पैटर्न मेकिंग। सबसे पहले होता है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस जो है, जब हमने पैटर्न बनाना है तो उसके अंदर हमें पैटर्न का साइज़, जो साइज़ हमें रिक्वायर्ड है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। उसके पैटर्न के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि सॉलिडिफाई होने के बाद मेटल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो श्रिंक करेगा। अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग श्रिंकेज जो है वो हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है। जैसे कि कास्ट आयरन है, जो आयरन जो है वो हर 100 मिलीमीटर के लिए 1 मिलीमीटर तक जो है श्रिंक करता है। इसी तरह से और मेटल्स के भी जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम पैटर्न को सूटेबली थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और उसको तब सेट करेंगे ताकि जब सॉलिडिफिकेशन हो तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिले हम उसको यूज़ कर सकें, हम उसका इस्तेमाल सही से कर सकें, वो रिजेक्शन में ना जाए। तो ये होता है श्रिंकेज अलाउंस। सेकंड होता है हमारा ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस में क्या होता है? ड्राफ्ट अलाउंस में जब हम एक पैटर्न को सेट करते हैं कोप और ड्रैग में, तो कोप को हटाने के बाद उसको ड्रैग से बाहर निकालना है, पैटर्न को रिमूव करना है ताकि कैविटी बन जाए, मोल्ड के अंदर कैविटी सेट हो जाए। अगर हमारा शेप इस तरह से होगा कि अगर हम उसको निकालें बाहर पैटर्न को और हमारी वॉल्स ऑफ कैविटी ब्रेक हो जाएं या वॉल्स ऑफ कैविटी डिस्ट्रॉट हो जाए, तो भी हमारा एंड प्रोडक्ट सही नहीं आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ हमें एक इस तरह का क्यूब, ये हमारा पैटर्न है, इसको हमने कोप और ड्रैग में आधा आधा, आधा नीचे कोप में और आधा नीचे ड्रैग में और आधा ऊपर कोप में इस तरह से सेट कर दिया और सैंड डाल दी। जब हम इसको रिमूव करेंगे ताकि ये कैविटी निकाली जा सके, तो ये कुछ इस तरह की कैविटी हमारे पास रेडी हो जाएगी। कुछ इस तरह से कैविटी यहाँ पे बन जाएगी। जब हम इसको रिमूव करते हैं हमारे इस क्यूबिकल शेप को, तो ये जो साइड के वॉल्स हैं, ये ख़राब होने का चांस रहता है। तो ड्राफ्ट अलाउंस में क्या करते हैं,
हम जो क्यूब है उसको हम सीधा शेप को इस तरह से नहीं बनाते, हम उसको थोड़ा सा, ये डायग्राम में मैं आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ बना के ताकि समझ आ सके, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये साइड हम टेपर कर देते हैं, ये वाली और ये वाली, ताकि जब उसको ऊपर की तरफ रिमूव किया जाए तो वो इजीली रिमूव हो जाए। ये टेपर बहुत ही कम होती है और इसको मेजर करके ही देखा जा सकता है, 1 mm या उससे कम या मैक्सिमम 2 mm की टेपर। ऐसा नहीं है कि ये इतना टेपर, ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए मैंने इतना डिग्री दिखाया, इतना डिग्री नहीं होता। इसी तरह से हमारे पास होता है फिनिश और मशीनिंग अलाउंस। जब हमारा प्रोडक्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा, उस प्रोडक्ट के सॉलिडिफाई होने के बाद हमें उसको मशीन पे ले जाना पड़ेगा, उसके साइज़ेस को सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। उसके लिए हमारे पास उसके ऊपर ऑलरेडी एक्स्ट्रा मटेरियल होना चाहिए, ताकि जब हम उसको, उसके रफ सरफेस को स्मूथ बनाएं किसी भी मशीनिंग प्रोसेस के ज़रिए, तो उसके ऊपर सफिशेंट मटेरियल होना चाहिए जो इसको हम रिमूव करके अपना फाइनल साइज़ रेडी कर पाएँ। उसके लिए भी हमें पैटर्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ताकि जो मशीन के ऊपर टूल उस मेटल को कट करेगा तो उस पर मार्जिन होना चाहिए, कि अगर वो उसको कट करे तो ऐसा ना हो कि हम उसको कट ना कर पाएँ और हमारा साइज़ डाउन हो जाए, साइज़ अंडर हो जाए, तो वो भी हमारा प्रोडक्ट जो है रिजेक्शन में चला जाएगा। तो जिस हिसाब से हमारा मशीनिंग प्रोसेस होता है उस हिसाब से 4 mm, 5 mm, कभी कभी 10 mm भी, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन श्रिंकेज, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें हम उसको एक्स्ट्रा पैटर्न का साइज़ बनाते हैं, ताकि जो है हमारा मशीनिंग के बाद फिनिश प्रोडक्ट सही से निकल पाए। इसी तरह से होता है डिस्टॉर्शन और रैपेज अलाउंस। जब मेटल सॉलिडिफाई करेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई वॉल है, कोई साइड्स हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है सॉलिडिफाई हों। अगर कोई एक दीवार है, सॉलिडिफाई होने पे ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रेट ही हो सकता है इसके अंदर कुछ डिस्ट्रॉशन आ जाए, इसमें खड्डे आ जाएं यहाँ पे, या फिर ये कहीं से जैसे पिंपल्स होते हैं, थोड़ा सा फूल जाए कहीं से, तो ये जो डिस्टॉर्शन हो जाती है, जो वैरपेज हो जाती है, उसके लिए भी हमारे को एक्स्ट्रा थोड़ा सा मटेरियल को पैटर्न में अलाउंस देना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा होता है श्रिंकेज अलाउंस। ये आ जाता है हमारा ड्राफ्ट अलाउंस, जिसके अंदर हम जो उसको थोड़ा सा टेपर कर देते हैं। फिर आ जाता है हमारा फिनिशिंग अलाउंस, जिसमें हम फिनिशिंग के लिए उसको जो है अलाउंस दे देते हैं। फिर आता है हमारा डिस्टॉर्शन, के जो हमारा डिस्टॉर्शन है। और फिर आ जाता है हमारा शेक और रैपिंग अलाउंस। जब हमारे को पैटर्न को बाहर निकालना है कैविटी रेडी करने के लिए ड्रैग और कोप में से, वो पैटर्न को बाहर निकालने के टाइम हमारे को पैटर्न को हल्का सा शेक करना पड़ता है, बिल्कुल स्लाइटली सा वाइब्रेशन उसको देने के लिए, ताकि वो अपनी जो सैंड के साथ चिपक गया है वो अपनी वॉल्स को छोड़ दे और आराम से बाहर आ जाए। तो जब हम उसको शेक करते हैं तो कैविटी थोड़ी सी खुल सी जाती है, 0.5 mm, 1 mm, मे बी मोर मे बी लेस, डिपेंडिंग अपॉन कितना शेक किया, कैसा शेप है, कैसा पैटर्न है। तो वो भी अलाउंस हमें देना पड़ेगा कि हमें इतना बड़ा भी नहीं बना देना पैटर्न को कि जब हम उसको शेक करें वो और बड़ा हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उतनी मशीनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो मटेरियल भी हैवी बनेगा। और जो भी हमारे कास्टिंग प्रोसीजर से मेटल रेडी होते हैं वो सारे के सारे जो मेटल्स हैं हमारे बाय वेट बाज़ार में बिकते हैं या मिलते हैं। तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, अननेसेसरी हमारे को मशीनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, अननेसेसरी हमारे को उसकी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये सारी छोटी 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 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है वाइल पैटर्न को सेट करने में, पैटर्न को बनाने में, जिसकी वजह से हमारा जो है एंड प्रोडक्ट उसकी वजह से प्रभावित होता है, इफ़ेक्ट होता है। इसी के आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न मटेरियल्स।
जो पैटर्न हम रेडी करते हैं ज़्यादातर वुड से करते हैं, क्योंकि वुड इकोनॉमिकल होती है, उसके स्मूथनेस उसमें काफ़ी होती है, इजी टू मेक होती है, सस्ती पड़ती है। तो इस तरह से कई और पैटर्न मटेरियल्स भी हैं जो ज़रूरत के हिसाब से जो हैं हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैटर्न मटेरियल है वो है वुड। ज़्यादातर हम वुड जो इस्तेमाल करते हैं वो पाइन, या फिर उसको सिंपली बोल देते हैं वाइट पाइन, क्योंकि वाइट पाइन जो वुड है वो बहुत ही हल्की, सॉफ्ट और स्मूथ होती है जब उसका हम पैटर्न रेडी करते हैं। लेकिन वुड से एक प्रॉब्लम है, वुड जब वो मिट्टी में सेट करते हैं तो उसको बार बार सेट करने में मे बी 100 200 150 बारी जब उसका हम पैटर्न रेडी कर लेते हैं तो वो जो पैटर्न है ख़राब हो जाता है वुड का अल्टीमेटली, क्योंकि सैंड के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो वुड एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पैटर्न फूल जाता है, पैटर्न की शेप ख़राब हो जाती है। तो वुड को हम एक सीमित नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर हमारे को जो है नया पैटर्न दोबारा से वुड का बनवाना पड़ता है। लेकिन फिर भी बाकी मटेरियल्स के कंपैरिजन अभी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा वुड का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इजी टू मेक, इजी अवेलेबिलिटी, लेबर भी उसकी इजीली मिल जाती है, वर्कर भी उसके इजीली मिल जाते हैं, और जो है उसके ऊपर जो अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हो तो वो भी काफ़ी इजीली हम कर सकते हैं। सेकंड पैटर्न मटेरियल होता है मेटल का। जब हमें मालूम है हमें बहुत से पीसेस बनाने हैं, से थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, तब उस केस में जब हम पैटर्न को मेटल का बना लेते हैं, स्टील का या किसी भी और मेटल का, सूटेबल मेटल का, मेटल जो है वो कभी मॉइस्चर की वजह से ख़राब नहीं होगा। एल्युमिनियम का बना देंगे, हल्का भी रहेगा, लेकिन मेटल जो है हमेशा कॉस्टली होगा एज़ कम्पेयर टू वुड या एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। लेकिन जब नंबर ऑफ़ पीसीस बहुत ज़्यादा होते हैं तब हम पैटर्न को मेटल के मटेरियल से भी बना सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक से भी उसको बनाया जा सकता है। प्लास्टिक हल्का भी रहता है, प्लास्टिक जो है मॉइस्चर का कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हीट का इफ़ेक्ट है। तो जो फाउंड्री शॉप होती है उसमें काफ़ी जो है फर्नेसेस चलती हैं, हीट रहती है, तो पैटर्न को हमारे को उससे बचा के रखना पड़ता है। फिर हमारे पास होता है प्लास्टर। ये प्लास्टर होता है जिप्सम सीमेंट। सिंपल भाषा में बोलें तो जिसको हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर के टाइम प्लस्तर कर दिया, ये वही वाला मटेरियल होता है। तो ये उस मटेरियल से भी हम जो है पैटर्न को बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू प्लास्टिक या वुड हमेशा हैवी रहता है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना हल्के से हल्का पैटर्न होगा उतना ही वो जो है इजी टू कैरी, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू जो है पैटर्न सेटिंग में रहेगा। फिर हमारे पास आता है वैक्स या फिर मरकरी। मरकरी को जो है हम सॉलिडिफाई करके जमा कर फिर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और वैक्स को भी हम जमा कर इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास कोई इस तरह का पैटर्न हो, इस तरह की शेप हो जिसको हम नहीं बना सकते किसी वुड से, और अगर बना भी दिया जाए तो उसको सेट नहीं कर सकते, उसको रिमूवल के टाइम पे दिक्कत होगी, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, वैक्स का या मरकरी का जो है पैटर्न बना लेते हैं, और वैक्स को जमा के अच्छे से ठंडा करके हम उसको पैटर्न में सेट कर देते हैं, और फिर उस पर गरम गरम मोल्टन मेटल डाल दिया जाता है। मोल्टन मेटल जाने की वजह से जो है वैक्स पिघल जाएगी, पिघल के वैक्स एक साइड से बाहर आ जाएगी जहाँ से हमने राइज़र बनाया होगा, या उसके लिए एक एक्स्ट्रा साइड में नाली सी बना दी जाएगी जिससे वो वैक्स पिघल के बाहर आ जाए, और जो वैक्स का पैटर्न जहाँ सेट था वो कैविटी बन जाए, और वहाँ पे सारा का सारा जो है मोल्टन मेटल हमारे पास आ जाए। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास नोट्स के अंदर हर एक मटेरियल के बारे में उसके फ़ायदे और उसका लिमिटेशंस दी गई हैं पैटर्न मटेरियल्स के बारे में। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पैटर्न मटेरियल्स। प्लास्टर, वैक्स या फिर सॉलिडिफाई मरकरी, वुड
प्लास्टिक या फिर मेटल। तो ये जो है हमारा पैटर्न मटेरियल्स के अंदर जो था वो एक बहुत ही इजी टॉपिक है। इसी के आगे एक और टॉपिक आता है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मेथड है ये, या इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसे बोलते हैं कोर्स। कोर्स का काम क्या है? जब हमारे को कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो चीज़ हमारी अंदर से हॉलो हो, अंदर से खोखली हो। अब वो खोखली पाइप भी हो सकता है, खोखली कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि अंदर की जो शेप है वो स्क्वायर शेप की हो, वो रेक्टेंगल शेप की हो, वो ओवल शेप की हो, या फिर कोई और सी भी शेप, इर्रेगुलर सी भी शेप की हो। जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट हमें बनाना है तब हम पैटर्न तो उसका बना लेंगे, लेकिन पैटर्न बनाने के बाद उसको जब हम सैंड में सेट करेंगे तो हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि अब उसको रिमूव कैसे किया जाए, क्योंकि सैंड तो वो उस पूरे हॉलो जगह में भर जाएगी और जब हम उसको रिमूव करेंगे तो वो तो पूरा एक बड़ा सा कैविटी बन जाएगा वापस से, क्योंकि सैंड भी साथ में रिमूव हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सैंड वहाँ पे लटकी रहेगी। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोर्स हमारी हेल्प करते हैं। ये होते क्या हैं, आइए पहले देखते हैं। अ बॉडी ऑफ सैंड यूज्ड इन मोल्ड टू फॉर्म अ होल और रिसेस इन अ कास्टिंग इज नोन एज कोर। द बॉडी ऑफ सैंड may be formed in mold by pattern or it may be made in core box and placed in the mold after the pattern has been drawn। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को ही इस्तेमाल करके एक हॉलो उसी शेप का कोर बॉक्स, यानी कि एक सेपरेट जगह से हम जो है वो एक मिट्टी का ही, ग्रीन सैंड का या ड्राई सैंड का, ग्रीन सैंड होती है थोड़ी सी वेट, ड्राई सैंड रहती है सूखी। ग्रीन सैंड जो है वही सैंड है जिससे हम जो है अपना मोल्ड बनाते हैं। तो ग्रीन सैंड की मदद से ही हम जो है उसका जो कोर बना लेते हैं। कोर मतलब एक चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारा एक बर्तन या डोंगे के जैसे एक ये शेप है, लेकिन ये शेप बीच में से हॉलो है यहाँ से, लेकिन वो पूरी हॉलो नहीं है। वो जो हॉलो है वो सिर्फ इतनी सी जगह में हॉलो है, इतनी सी जगह में। ऊपर पूरा का पूरा सरफेस मटेरियल से भरना है हमें। ये इस तरह की शेप निकल के आएगी, ये यहाँ से इस साइड से हॉलो है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसकी जगह हम कोर डाल देते हैं। कोर क्या होता है, गीली मिट्टी लेते हैं या ग्रीन सैंड लेते हैं या ड्राई सैंड लेते हैं, उसी शेप को हम एक बॉक्स के अंदर बना के सेट करके उसको एक फर्नेस के अंदर पका देते हैं, जिसको हम कहते हैं भट्टी में पका देना। तो उसको हम हीट करके उसको थोड़ा पक्का सा कर देते हैं, थोड़ा हार्ड कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सैंड, और फिर उसको यहाँ पे सेट कर दिया, अपना पैटर्न लगाया, बाकी जगह मिट्टी सेट करी, पैटर्न रिमूव करा, कोर वहीं का वहीं लगा रहेगा, कोर कहीं नहीं हिलेगा। तो जब हम उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे तो मोल्टन मेटल, ये वाइट वाइट जो जगह दिख रही है यहाँ पे मोल्टन मेटल आ जाएगा, और ये जो ग्रीन सैंड है और यहाँ पे जो इतना सा ये ग्रीन सैंड कोर है, यहाँ पे वो चीज़ हॉलो रह जाएगी। इसी तरह से ग्रीन सैंड कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है हम ड्राई सैंड कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा एक सिंपल सा है, ये एक सिलेंडर का डायग्राम है जिसके अंदर एक हॉलो है पूरा आर पार। तो ये ड्राई सैंड का कोर हमने बीच में सेट कर दिया उसको। तो ड्राई सैंड का कोर सेट कर दिया। कोर का काम है जहाँ पे भी कोई हॉलो चीज़ आएगी पैटर्न के अंदर, तो उसकी जगह हम सेपरेट एक मिट्टी का अलग से पीस बना के उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, पैटर्न रिमूव कर देंगे और कोर को वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है। फिर मोल्टन मेटल डाल देंगे, क्योंकि वो मिट्टी ही होती है। मोल्टन मेटल डलने के बाद वो सारी मिट्टी को हम जो है इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। अब कोर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? कोर की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो हार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि उसको सेट करते करते वो खुद ही टूट जाए। तो इसीलिए उसको जो है हम बाइंडर्स के इस्तेमाल से, ऑयल्स के इस्तेमाल से, वाटर के इस्तेमाल से उसको जो है चिपका अच्छे से बाइंड करके
कंप्रेस करके कोर बॉक्स के अंदर, कोर बॉक्स होता है एक बॉक्स वुडन जिसके अंदर हमें जो शेप जो साइज़ चाहिए हम वो उसमें से बना सकते हैं, और फिर उसको हम क्योर कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्योरिंग करना, या सिंपल भाषा में बोलें भट्टी में गर्म करना, या उसको थोड़ा सा हीट देना ताकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं और अच्छे से बाइंड हो जाएं। उसमें परमीबिलिटी होनी चाहिए। परमीबिलिटी का मतलब कि जब उसके अंदर हीट मोल्टन मेटल पोर करा जाए तो वो गैसेस पास रहने करने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होने चाहिए, स्मूथनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि वो रफ़ हो, वो स्मूथ होना चाहिए, और जो है वो रिफ्रैक्टरी होना चाहिए, यानी कि दे शुड हैव सफिशिएंट रिफ्रैक्टरी नेचर टू प्रिवेंट फ्यूजिंग ऑफ कोर सैंड इनटू द कास्टिंग। ऐसा ना हो कि मोल्टन मेटल डाला और जो है हमारा वो कोर टूट गया और वहीं पे भी मोल्टन मेटल जो है सारा मिक्स हो गया। तो उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की भी पावर होनी चाहिए, या उसकी प्रॉपर्टीज़ उस हिसाब से होनी चाहिए। रिमूवेबिलिटी, दे शुड हैव सफिशिएंट रिमूवेबिलिटी टू परमिट ईजी रिमूवल ऑफ कोर फ्रॉम कास्टिंग। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो जब हम उसको रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव ही ना हो। तो उसको रिमूव करने के लिए भी जब हम उसको तोड़ना चाहें, क्योंकि बना तो वो मिट्टी का ही होता है, तो जब हम उसको तोड़ना चाहें तो वो टूट के बाहर आ जाए। तो ये था हमारा कि व्हाट आर कोर्स, कोर्स क्या चीज़ होती है। तो ये था हमारा कोर्स, और उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए जो है स्टैंड कर पाए, और एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि जो वाटर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाइल इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर जो थोड़ा गीलापन रहता है वो अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये थे हमारे कोर्स। दो टाइप के कोर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, ग्रीन सैंड कोर और ड्राई सैंड कोर। इस तरह से जो है अलग अलग तरह के कोर होते हैं। वर्टिकली करना है, ये वर्टिकली है लेकिन पूरा हॉलो है, ये पूरा, ये उसको लटका रखा है, दोनों साइड से सपोर्ट दे रखी है यहाँ पे और यहाँ पे, और वो हॉलो चीज़ क्रिएट करी है। ये यहाँ पे बैलेंस्ड कोर है, सिर्फ इतना सा पोर्शन हॉलो रखेंगे तो ये कोर को बाकी कोप और ड्रैग में डाल दिया गया और थोड़ा सा वो कैविटी के अंदर उसको डाल दिया। यहाँ पे हैंगिंग कोर है, यानी कि ऊपर से वो लटका के उसको रखा हुआ है, और ये वाइट वाली जगह पे सिर्फ जो है मेटल पोर होगा। तो इस तरह से। और ये ड्रॉप कोर, ड्रॉप कोर है कि यहाँ से कोर लगाया हमने, यहाँ से कोर लगाया और ये यहाँ तक आया, तो मेटल जब भरेंगे तो यहाँ पे मेटल आएगा, इतने से एरिया में वो एक हॉलो रह जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इस तरह का अगर पीस हमारे को कास्टिंग करना हो, ये कुछ इस तरह का पीस हमें अगर कास्टिंग करना हो, ये जिसके अंदर ये वॉल हो इस तरह से, ये वॉल हो इस तरह से, और ये यहाँ पे होल चाहिए हमें। तो इसके लिए जब हम इसकी कास्टिंग करेंगे इस टाइप के शेप की, यहाँ पे होल चाहिए हमारे को। तो जब हम इस टाइप के होल चीज़ की कास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो है ड्रॉप कोर जो है मदद करेगा। तो ये हमारा ग्रीन सैंड से भी बनाया जा सकता है, और ये हमारा ड्राई सैंड की मदद से भी बनाया जा सकता है। किस चीज़ से बनाया जा सकेगा, ये सारा इसका थ्योरी लिखा हुआ है। ये बनाया जाएगा जो कोर बॉक्सेस के अंदर। कोर बॉक्सेस के अंदर कैसे बनाएंगे, ये इस तरह के कोर बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, ये जिसके अंदर हम जो है ये अलग अलग तरह के वुड के बॉक्सेस हैं। जैसे ये समझने में काफ़ी इजी है, ये चीज़, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने ये कोर रेडी करा। हम क्या करते हैं, मिट्टी को लेते हैं जिसमें ऑयल बाइंडर्स, रेजिन बाइंडर्स सब कुछ जो है डाल के मिट्टी को इसके अंदर सेट करके टाइट करके और फिर क्योरिंग करके और फिर इस डब्बे को खोल देते हैं, तो हमारे पास ये कोर रेडी हो जाता है। तो अलग अलग शक्ल के अलग अलग जो है हमारे पास कोर रहते हैं। ये लेफ़्ट हैंड का अगर पाइप जैसा बनाना है इस तरह से, ये राइट हैंड साइड का बनाना है, ये लूज़ पीसीस छोटे छोटे बनाने हैं कोर्स, तो ये स्केलेटन टाइप कोई कोर बनाना है, कोई स्ट्रिकल टाइप कोर बनाना है, कोई ड्रॉप कोर के जैसा कोई कोर बनाना है, तो उसके लिए जो है हम कोर बॉक्सेस का जो है
इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है हमें ज़्यादा नहीं कुछ करना, कोर का डायग्राम बनाना है और एक एक लाइन में उसको बस एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज़ कोर, व्हाट इज़ कोर बॉक्सेस। तो ये इसमें इस टॉपिक में हमारे पास इसी तरह से है। इसी तरह से हमारे पास इसी चैप्टर में आ जाता है कलरिंग ऑफ पैटर्न्स। पैटर्न को कलर करके हम कई चीज़ें जो है पैटर्न सेटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो इट इज़ अ यूजुअल प्रैक्टिस टू यूज सेवरल डिफरेंट कलर्स of shellac and to color patterns so that distinctions may be made between core prints or other parts and the main body of pattern। तो इसमें कलर सिस्टम में क्या रहता है कि अगर कोई सरफेस हमारे को अनमशीन्ड रखना है तो हम उसको रेड या ऑरेंज कलर, उस साइड ऑफ पैटर्न को रेड या ऑरेंज कर देंगे। तो पैटर्न सेटर जो बंदा होता है उसको फिर पता रहेगा कि ये वाली साइड को मशीन नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ना है, तो वो उस हिसाब से उस पर अपनी जो है पैटर्न को सेट करेगा। इसी तरह से अनमशीन्ड ओपनिंग्स करनी है कहीं या मशीन्ड ओपनिंग्स करनी है तो उसके लिए येलो स्ट्राइप्स, ब्लैक कलर का पेंट लगा के उसके ऊपर येलो स्ट्राइप्स करनी है। अगर कोई सरफेस मशीन करना है उसके लिए येलो कलर करना है उस पैटर्न के ऊपर, उस वुड पैटर्न हो चाहे कोई भी मटेरियल का पैटर्न हो। इसी तरह से कोई स्प्लिट पैटर्न हो तो उस पर ब्लैक कलर करना है, कोई मेटल का सेक्शन हो उस पर ब्लैक कलर करना है, जो लूज पीसीज वाले पैटर्न होते हैं उनको ग्रीन कलर का करना है। इसी तरह से अलग अलग चिल्ड सरफेसेस आउटलाइंड इन मार्क्ड एज ब्लैक चिल या डायगोनल ब्लैक स्ट्रिप्स, यानी कि जो सरफेसेस के ऊपर हमारे को आउटलाइंस मार्क करनी है कि यहाँ पे हमारे को कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए तो वहाँ पे डायगोनल ब्लैक स्ट्रिप कर देनी है। तो जो पैटर्न सेटर रहेगा उसको पता रहेगा कि किस तरह से जो है हमारे को पैटर्न को सेट करना है। इसी तरह से प्रेजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ पैटर्न्स, जो पैटर्न्स होते हैं उनको जो हमारे को प्रॉपरली स्टोर करके रखना पड़ता है, उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है ताकि वो जो है बार बार काम आ सके। तो सिंपल भाषा में बोलें, अगर वुड का पैटर्न है तो जैसे कि आपको बताया कि वुड पैटर्न के अंदर वो मॉइस्चर पकड़ लेता है और वो फूल सा जाता है कुछ टाइम के बाद, मॉइस्चर एनवायरनमेंट से भी ले सकता है। तो हम उसको पेंट कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई कोटिंग कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें ना हो। तो आइए देखते हैं। टू इंक्रीज यूजफुल लाइफ पीरियड ऑफ पैटर्न्स दे आर प्रॉपरली प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड। Shellac seems to be the best material for preserving and finishing wooden pattern। शेलेक एक तरह का मोटा सा चौक जैसा मटेरियल होता है, जैसे चौक होता है येलो से कलर का होता है, उसको गीला करके और उसको उस वुड के ऊपर जो है कोट कर दिया जाता है जिससे वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। इट फिल्स द पोर्स ऑफ वुड, गिव्स स्मूथ फिनिश एंड लीव सरफेस डैट इज़ इम्परवियस टू मॉइस्चर। वो उसको स्मूथ कर देगा, डैम्पनेस नहीं आएगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो जो एक तरह से वार्निश या पेंट की तरह वो जो है एक्ट करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि दीवार के अंदर हम पट्टी भर के दीवार को प्लेन कर देते हैं, पीओपी लगा के दीवार को प्लेन कर देते हैं। तो शेलेक जो है वुड का समझो पीओपी है, या वुड का समझो पट्टी है। Special provisions are made to store the pattern where there will be protected from unfavorable conditions like breakage or fire। In majority of plants, a fireproof building is provided for storage of wooden pattern, क्योंकि वुड जो है जल्दी फायर पकड़ती है और फाउंड्री में फायर का काफ़ी इस्तेमाल होता है, उसमें मेटल को मेल्ट करने के लिए फर्नेस चाहिए होती है तो उसमें आग का बहुत इस्तेमाल है। तो वुडन पैटर्न के लिए हम एक सेपरेट रूम या सेपरेट एरिया जो है डेजिग्नेट करके रखते हैं। वेरियस सिस्टम्स आर अडॉप्टेड फॉर मार्किंग, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ पैटर्न्स विद अ गुड सिस्टम। मिस्टेक्स इन आइडेंटिफिकेशन आर अवॉइडेड एंड एनी पैटर्न में बी इजीली लोकेटेड। जैसे कि हम एक ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स को रखते हैं, उसके ऊपर नाम लिख के कि ये वाली फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है, इसी तरह से पैटर्न्स को भी हम नंबर लगा के या कोई कोड लगा के हम रखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें ये वाला पैटर्न लेके आना है और हमें पता रहे कि ये वाला पैटर्न इस जगह पे रखा हुआ है, इस लोकेशन पे रखा हुआ है। स्टॉप ऑफ, समटाइम इट इज़ एसेंशियल टू ऐड इन पैटर्न कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स
that are not required in casting. Thin patterns often wrap or split, and it is desirable to add a cleat or batten to prevent it. This strip is called stop off and is generally placed cross grained on flat work with a draft of 8 to 10. कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न को हम बना लेते हैं, लेकिन पैटर्न के अंदर पतली सी चीज़ और साथ में जैसे कागज़ या गत्ता लगाना पड़ता है। जब हमारे को लगा कि हमारा एंड प्रोडक्ट सही से नहीं आया, उस पतले से गत्ते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉप ऑफ, क्योंकि हम बार बार पैटर्न को दोबारा तो नहीं बनवा सकते, और पतली अगर वुड उस पर लगाए तो वो टूट जाएगी, वो सही से काम नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, पतला गत्ता या पतला वुड, पतला पेपर, डिपेंडिंग अपॉन कितना मोटा हमारे को वहाँ पे चीज़ चाहिए, हम उसके साथ उसको अटैच करके पैटर्न में हम जो है उसको सेट कर लेते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉप ऑफ। तो इसी तरह से जो है पैटर्न को जो है हम बड़े छोटे पैटर्न को नंबरिंग करके, उसकी स्टोरेज जो है एक अलग जगह पे डेजिग्नेट करके, उसको पेंट करके या शेलेक लगा के, वुड पैटर्न के केस में जो है हम उसको स्टोरेज या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न एंड पैटर्न मेकिंग के चैप्टर का जो है टॉपिक्स। आगे चल के हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फाउंड्री, और उसके अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जो है हम स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।